वहीं पे मेरे हाथ कांप गए। मैंने अपना पेन ऐसे टेबल पे रखा एंड आई वाज लाइक रक्षिता तेरा गया 1 साल फिर से। इतने ताने पड़ गए, इतने ताने पड़ गए। अब ऐसा हो गया था कि मैं किसी दोस्त तक से बात नहीं कर रही थी। अच्छा यूट्यूब पे आके ज्ञान दूंगी, अरे इसका चैनल तो बहुत बेकार है, कभी जिंदगी में चलेगा ही नहीं। कुछ मुझे बोलते और बता तेरा धंधा कैसा चल रहा है। बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा पापा, मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मैं इस यूट्यूब को ना यूं कहीं प्राइवेट कर दूंगी, सारी वीडियोस में हटा दूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बनी ही नहीं उस चीज़ के लिए। पापा जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में है, उनसे मैं अप्रॉक्सीमेटली 9-10 गुना ज़्यादा अर्न कर रही हूँ इसी महीने में। 21 हुआ था तो कुछ औरतों ने मेरे पापा को बोला क्या खुश हो रहा है बेटी पैदा होने पे, देख लेना एक दिन तुझे बर्बाद करके जाएगी। और आज मैं 21 साल की हूँ, हर महीने 7 फिगर्स में अर्न करती हूँ। हाय एवरीवन, इस रक्षिता सिंह, मैं 21 साल की हूँ, एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, साथ में कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम अमंग वन ऑफ द इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर्स। सो सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, सबने सुनी होगी ना ये लाइन। ऐसी ही कहानी है मेरे सफर की। मेरी कहानी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव में 7 जुलाई 2000 में होती है। मेरे पापा जो थे वो हमेशा से चाहते थे कि पहला बच्चा लड़की ही पैदा हो। तो जब मेरा जन्म हुआ पहला बच्चा मैं ही थी, लड़की ही पैदा हुई उनको। मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस करनी स्टार्ट करी, तो वहाँ पे जितनी भी औरतें वहाँ पर थी, तो अगर कोई हरियाणा से यहाँ पर होगा या फिर सबको पता ही होता है कि हरियाणा में थोड़ा सा लड़कियों और लड़कों की रेशो जो होती है वो डिफरेंट होती है, थोड़ा सा वहाँ पे जेंडर डिफरेंस जो है वो किया जाता है। कुछ औरतें पापा के पास आई और पापा को आके बोला कि क्या खुश हो रहा है लड़की होने पे, देख लेना किसी ना किसी दिन तेरे को बर्बाद जरूर करके जाएगी। लेकिन उस दिन से लेके आज तक अगर मेरे साथ कोई खड़ा रहा है तो मेरे पापा रहे हैं। पापा ने किसी की नहीं सुनी, आज तक जो मैंने चाहा है पापा ने मुझे वो हमेशा दिया है, मुझे घर में वो माहौल मिला है। अब धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ती है। मेरी जर्नी जो है वो प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट होती है। तो गांव में रहते थे तो वहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल ही था। वही हिंदी मीडियम स्कूल अगर कोई पढ़ा होगा तो वो जिसमें हम लोग नीचे फर्श पे बैठ के वो किया करते थे, सर्दियों में उन पे ठंड लगती थी तो जो हम लोग की जीन्स है उसके नीचे एक और जीन्स पहन के चले जाते ताकि ठंड नहीं लगती। तो इसी तरीके से जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाता है। अब वहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल हमको मिला नहीं है, पूरी सिटी में हमने ट्राई किया कि स्कूल्स मुझे ले लें, बट कोई भी स्कूल्स मुझे एज सच वहाँ पे एडमिशन दे नहीं रहा था। उनमें से एक स्कूल ने हाँ कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसको 4th में नहीं, हम इसको क्लास 3rd में लेंगे बिकॉज इसको इंग्लिश नहीं आती। हिंदी मीडियम में थी, इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक थी, कुछ भी मुझे नहीं आता था। मुझे क्लास 3rd में एडमिशन दिया गया। सिर्फ 2 महीने फाइनल एग्जाम्स में बचे थे। जनवरी में हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्ट किया था, तो मार्च में सिर्फ 2 महीने बचे थे। वहां पे अब मैं सिर्फ छोटा सा बच्चा जिसको जाते ही बोल दिया गया है, वो जैसे ही एक सोसाइटी में एक वर्ल्ड में एंट्री उसने ली, जाते ही उसको बोल दिया कि तुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने अपना वहाँ पे 2 महीने मेरे पास बचे हुए थे। मेरी मम्मा ने मेरे ऊपर पूरे एफर्ट्स लगाए। मैंने अपनी तैयारी पूरी अच्छे से की और 2 महीने के अंदर मैंने अपनी क्लास में टॉप करके दिखाया। 10th क्लास तक मेरी पूरी की पूरी जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हुई। 10th क्लास में अब आपके हर साल अच्छे-अच्छे नंबर, ठीक-ठाक नंबर बनते रहते हैं और आप एक नॉर्मल स्कूल में हो, वहाँ पे आप लोगों को जब दिखता है कि हाँ ठीक है, आप हमेशा टॉप 3rd में रहते हो, तो आपको लगता है कि आप तो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ऊपर से क्लास 10th में 10 सीजीपी आ गया तो आपको लगता है कि अरे कोई एग्जाम मैं ना कर पाऊंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लास 11th में डिसीजन लेने का टाइम आया कि मैं मेडिकल में जाऊंगी या फिर नॉन मेडिकल में। तो वहाँ पे मेरी पापा से डिस्कशन चल रही थी। आज मुझे याद है, हम एक बेड पे बैठे हुए थे। मैं जिस शहर से हूँ वो भी एक छोटा सा शहर है, जींद शहर है हरियाणा का। हम बेड पे बैठे हुए थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि आगे मेडिकल की पढ़ाई करनी है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। तो पापा ने बोला कि बेटा देख, मेडिकल लेगी, हम छोटे परिवार से हैं, मिडिल क्लास परिवार से हैं, वो तो जो बच्चे बहुत पहले से तैयार करते हैं या बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं ना वो बनते हैं डॉक्टर, अपने घर के बच्चे डॉक्टर नहीं बनते। मैंने कहा ठीक है। पापा ने बोला देख ले बेटा, फिर भी अगर तेरे को लेना है तो ले ले, लेकिन कहीं मेरी तरह तेरे को बीएससी ना करनी पड़े। मैंने कहा ठीक है पापा, एक काम करती हूँ, मैं इंजीनियरिंग ले लेती हूँ। मुझे इतना डरा दिया गया तो मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। मेरी क्लास 11th ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे पापा एकदम से मेरे पास आते हैं और कहते हैं अगर मैं तुझे कहूँ कि तू मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट कर दे तो। आई वाज शॉक्ड। मतलब मैंने पापा को बोला कि जब मैंने आपको कहा था कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है तब तो आपने मना कर दिया, अब सडनली ऐसा क्या हुआ। पापा ने कहा मुझे सिर्फ हाँ ना जवाब दे, अगर मैं तुझे कहूँ कि तू मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट कर दे तो
तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर सकती हूँ। वैसे भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर दिमाग में था कि मुझे अपने नाम के सामने डॉक्टर लगवाना है और मुझे एक मौका अब दिया जा रहा था। तो पापा ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, तेरे कुछ टीचर्स के पास जाते हैं, वहां पे जाके पूछते हैं। काफी सारे टीचर्स ने बोला कि नहीं, ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है, ना उधर की बचेगी ना उधर की बचेगी। जितने भी लोगों को स्कूल में पता चला कि अच्छा एक लड़की इंजीनियरिंग से क्लास 11th ऑलमोस्ट खत्म हो गई, अब मेडिकल में शिफ्ट कर रही है, सभी लोगों ने बोला कितना घटिया डिसीजन ये लोग ले रहे हैं, कहीं की नहीं बचेगी, देख लेना, इसका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन एक सर ने एक लाइन बोली, वो लाइन आज तक मेरे साथ है। उन्होंने बोला कि या तो डिसीजन लेना मत, और डिसीजन ले लिया तो पलट के देखना मत। अब मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है। मेरी क्लास 11th में जितने भी बैचमेट्स थे, सभी बैचमेट्स, ऑलमोस्ट सभी बैचमेट्स पूरी बायो कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 11th की। मुझे वहां पे कुछ भी नहीं आता है, लिटरली मुझे कुछ नहीं आता। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी बुक मुझे पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। मेरे पास जस्ट कुछ महीने बचे हैं। क्लास 11 जैसे तैसे करके मैंने वहां पर पास की। क्लास 12th में भी उतना मोटिवेशन कहाँ होता है, एक एवरेज बच्चा जो होता है उसमें उतना मोटिवेशन नहीं होता। तो थोड़ी बहुत जैसे तैसे करके मैंने अपनी क्लास 12th पास करी, 90% मेरे बोर्ड्स में आए। एंड साथ में मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया एंड आई स्कोर्ड 291 मार्क्स आउट ऑफ 720। तो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो नीट एग्जाम होता है वो हर साल कंडक्ट किया जाता है एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मैंने एग्जाम दिया, मेरे 291 मार्क्स बने। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता भी होगा कि बहुत बेकार स्कोर है। तो अब सब जितने भी लोग जिन्होंने बोला था कि गलत डिसीजन ले रही है, अब तो मतलब उनको मौका मिल गया बोलने का कि हाँ हमने कहा था ना, पागल थे, हमने कहा था कि ये डिसीजन मत लेना, लेकिन फिर भी नहीं, मानना नहीं होता है। इतने ताने बढ़ गए, इतने ताने बढ़ गए। अब ऐसा हो गया था कि मैं किसी दोस्त तक से बात नहीं कर रही थी। अब मैंने पापा को बोला कि मुझे तो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगवाना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था कि मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे पापा और वहां से मैं एमबीबीएस अपनी करूँ। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि पापा मुझे एक साल मुझे दे दो, मुझे एक साल ड्रॉप करना है और उसके बाद अगर मुझसे नहीं हो पाए तो जो आप बोलोगे मैं करूंगी। पापा ने मान गए। पापा कहते कि ठीक है, ले ले अपना एक साल। तो मेरा भाई उस टाइम पे छोटा था, तो मम्मा, मैं और भाई हम तीनों कोटा चले गए। वहां पे एक साल मैंने ड्रॉप लिया, अपनी पढ़ाई वहां पर मेरी चल रही थी। अब जब 291 मार्क्स आई तो इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा, उस क्लास में तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ खास मुझे नहीं आता था। मैंने अगले टेस्ट में देख लेना कहते कहते पूरा साल ऑलमोस्ट बिता दिया। आखिरी 3 महीने मेरे पास बचे थे। मैं बहुत मीडियोकर स्टूडेंट की तरह वहां पे पढ़ाई कर रही थी। आई डोंट नो क्या हुआ, आखिरी 3 महीने में मेरे अंदर एक अलग ही जुनून आ गया, एक अलग ही जोश आ गया। मुझे आज तक नहीं पता वो कैसे आया, शायद उसी को कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। मैंने सुबह 2 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट किया। अब मुझे ऐसे हुआ कि मुझे आता तो कुछ नहीं है, कैसे स्टार्ट करूं। मैंने सोचा जो अब चला गया तो चला गया, अब मेरे पास उसको तो कंट्रोल है नहीं। मैंने पूरे साल उतनी मेहनत नहीं की, लेकिन अब जितना टाइम मेरे पास बचा हुआ है उस पर मैं अपना कंट्रोल कर सकती हूँ। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उन्होंने खराब भी कर दिया होगा। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बात गई। अब क्या करो, अब अपने पास अपना पूरा जी जान लगा दो। यार मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मैंने कोशिश करके देखी, सुबह 2 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करा, चल चल के पढ़ती थी, चल चल के पढ़ती थी। एग्जाम का दिन आया, अब मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाती हूँ। तो मेरी मम्मा ने एग्जाम हॉल में घुसते घुसते मुझे एक लाइन बोली कि बेटा याद रखना, अगर तुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। वो लाइन ने मुझे, शायद मुझे तो लगता है, मुझे एडमिशन दिलवा दिया। मैं गई, मुझे पहला, जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन देखा, आई डोंट नो क्यों मुझे पहला ही क्वेश्चन नहीं आता था। वहीं पे मेरे हाथ कांप गए। मैंने अपना पेन ऐसे टेबल पे रखा एंड आई वाज लाइक, रक्षिता तेरा गया 1 साल फिर से। लेकिन वही बात याद आई, बेटा याद रखना, अगर तुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। मैंने वापस से अपनी स्ट्रेंथ गैदर की, एग्जाम जो है वो लास्ट से स्टार्ट किया और अब मुझसे पेपर सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। पेपर खत्म होते 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 मुझे इतना आइडिया आ गया था कि अब की बार तो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। मेरा एडमिशन हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। AIQ के थ्रू मेरा जो एडमिशन हुआ वो वेस्ट बंगाल के कॉलेज में हुआ। अब जब मैं वहां पर गई तो लैंग्वेज डिफरेंस थोड़ा सा है, वहाँ पे लोग बंगाली बोलते हैं और मैं हरियाणा से, तो मैं थोड़ा सा हिंदी स्पीकिंग ज्यादा हूँ। तो दोस्त मुझसे उतने नहीं बन पाए, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं जैसे नॉर्मल जितनी भी यूथ अपनी है वो इंस्टाग्राम पे, जितना भी यूट्यूब है उस पर कंज्यूमर बन जाती है, या तो मैं कंज्यूमर बन जाऊँ, दूसरा मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं
कंज्यूम नहीं करूंगी, मैं खुद से कुछ करके देखती हूँ, खुद से थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के देखती हूँ, शायद कॉन्फिडेंस अच्छा ही आ जाए, शायद खुद को ही अच्छा लगना स्टार्ट हो जाए। मैंने अपने पेरेंट्स को बचपन से देखा था कि वो हर साल उनका मतलब ऐसे फिक्स था कि जो गरीब बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनकी 5-6 बच्चों की हर साल फीस भरते थे। तो मैंने सोचा कि पापा सिर्फ 5-6 बच्चों की भर पाते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक बहुत बड़े नंबर को एक साथ में इम्पैक्ट कर पाऊं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब ही मुझे एक तरीका लगा कि मैं यूट्यूब के ज़रिए इतनी बड़ी ऑडियंस को एक साथ एड्रेस कर सकती हूँ। मैं अपने घर में पहली डॉक्टर बनूंगी, तो मुझे इससे पहले कभी गाइडेंस नहीं मिली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। जब मैंने चीज़ों को खराब कर दिया था तो क्या करूँ? तो मैंने इसीलिए सोचा कि ठीक है, बहुत सारे मेरे जैसे इंडिया के अंदर बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आता होगा कि कैसे हमें करना है, कैसे नहीं करना है। मैंने पहली वीडियो अपनी डाली, मुझे क्या आता था, मुझे बस यही आता था कि नीट एग्जाम कैसे क्लियर करना है। तो मैंने पहली वीडियो डाली कि मैंने अपना एग्जाम ऐसे क्लियर किया था। अब जैसे ही पहली वीडियो डाली तो अब मैं फर्स्ट ईयर में, और कॉलेज में एमबीबीएस में थोड़ा सा सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप थोड़ा सा टाइट रहता है। तो जैसे ही वीडियो डाली, अब वो वीडियो फैल गई पूरे कॉलेज में, अच्छा यूट्यूब पे आके ज्ञान दोगी, सही है। अब मेरे पास उस पे अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो 200 नेगेटिव कमेंट। मतलब आप सोच के देखो, आपने कुछ करना चाहा, आपने यूट्यूब की पहली वीडियो डाली और उसके नीचे 200 150 नेगेटिव कमेंट भरे हुए हैं। मैं उस टाइम पे घर पे थी, छुट्टियां हमारी हुई थी, तब मैंने वो वीडियो डाली थी और उधर कॉलेज में मेरी बात फैल चुकी थी। अब मैं वहाँ पे रोना स्टार्ट, मैंने पापा को पहले नहीं बताया था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ। तो पापा ने बोला कि बेटा ये क्या है फिर? अब जब गलती कर दी तो मैंने आपको बोला कि मतलब अगर लास्ट में कुछ भी कोई भी होगा तो सिर्फ पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। मैंने कहा पापा मुझे ना ये करना था, ये मेरा विजन है, एक वीडियो मैंने डाल के देखा था कि कैसा होता है, फिर मैं आपको बता देती। तो पापा ने कहा बेटा ठीक है, तू खुद ही बोलती है कि या तो डिसीजन लेना नहीं, और डिसीजन ले लिया तो मुड़ के देखना नहीं। कुछ लोग मुझे उस टाइम पे इनिशियली जब मैं चल रही होती थी तो मेरे बैचमेट्स बोलते ओहो यूट्यूबर आ रही है, कुछ सीनियर्स बोलते हैं कि अरे इसका चैनल तो बहुत बेकार है, कभी जिंदगी में चलेगा ही नहीं। कुछ मुझे बोलते और बता तेरा धंधा कैसा चल रहा है। बहुत लोगों ने नीचे खींचने की कोशिश करी, लेकिन मेरे अंदर बस एक लाइन ही आज तक वही रिपीट होती है कि डिसीजन ले लिया तो अब मुड़ के देखना नहीं। हॉस्टल के रूम्स में मैं वीडियो अपनी बनाती थी, 3 लोग एक ही रूम में रहते थे। अब क्या होता था कि वहां पे जब वो दोनों रूममेट्स, मेरी फॉर एग्जांपल संडे को कहीं बाहर चली गई, पूरे हफ्ते में अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख लेती, आइडिया लिख लेती कि अगले हफ्ते मुझे ये डालना है। और जैसे ही मेरी रूममेट्स बाहर मान लो 2 घंटे किसी मूवी देखने चले गए या फिर खाना खाने चले गए, तो उस टाइम पे मैं क्या करती, अच्छा यार तुम लोग बाहर जा रहे हो, वो मुझसे पूछते कि तू भी चलेगी? नहीं। अब कुछ पाने के लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं यार तुम लोग जाओ, मैं इधर रह के कुछ वीडियो बनाऊंगी। तो मैं वहीं पे रह के और मैंने अपना वहां पे वीडियो बनाया करती थी। जैसे ही वो लोग जाते तो वहां पे और दोस्तों से थोड़ा सा गैप बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब वो एंजॉय कर रहे हैं तो उस टाइम पे मैं काम कर रही हूँ। बट आज मुझे लगता है इट वॉज वर्थ इट। मैंने और वीडियोस डालनी स्टार्ट करी, और वीडियोस डालनी स्टार्ट करी। आप जैसे ही लोगों से मुझे धीरे धीरे प्यार मिलना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे चैनल जो है वो मेरा ग्रो होता गया। अब मैंने जुलाई 2020 के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट किया, और पहले ही महीने में मैं टॉप 10 एडुकेटर्स में वहां पर थी। सो मुझे मतलब पेरेंट्स को भी काफी प्राउड फील हो रहा था। अब मैंने जब वहां पे पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने पापा को बोला कि इस महीने ना पता है मैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस कमा लूंगी। मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में है, और वो अपने पेरेंट्स को आके बोल रहा है 1 लाख प्लस कमा लूंगी एक ही महीने में। पापा कहते क्या तू 1 लाख प्लस कमा लेगी? मेरे भाई को बात सुन गई दूसरे कमरे से, वो भागा आया, कहती पागल है क्या, तेरी शक्ल है, तू पूरी है 1 लाख की? मैंने कहा देख लेना। मेरी जब सैलरी आई तो वो थी 1,80,000 समथिंग। सो तब माई होल फैमिली वॉज शॉक कि इसने तो कर दिया। और आज भी मैं अपने टारगेट्स रखती हूँ कि इस महीने ये कर लूंगी। मेरे पेरेंट्स हमेशा से बताए अरे तेरे से नहीं होना कुछ, और हर महीने मैं उस चीज को प्रूव करके भी दिखाती हूँ। आगे धीरे धीरे मैंने काम करती गई। अब काफी लोग ये भी पूछते हैं कि एमबीबीएस के साथ में पढ़ाना और साथ में यूट्यूब चैनल मैनेज करना, इंस्टाग्राम को भी मैनेज करना तो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जब सपने होते हैं ना कुछ करने के तो चीजें होती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जर्नी आगे बिल्कुल स्मूथ चलेगी। एक बार जब मैंने वहां पे कमाना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा नहीं होगा वो हर महीने आएगा, बहुत डाउनफॉल आएगा। बिल्कुल कई बार ऐसे होगा, बहुत बार ऐसी सिचुएशन मेरे पास आई कि मुझे ऐसे लगा कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, पापा मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मैं इस यूट्यूब को ना यूं का यूं प्राइवेट कर दूंगी, सारी वीडियोस में हटा दूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बनी ही नहीं हूँ इस चीज के लिए। लेकिन उसी टाइम पे आपको डटे रहना है। टाइम की एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो बीत जाता है, तो बुरा टाइम भी है ना यार, तो वो बीत जाएगा।
जाएगा, उसकी आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। और इस टाइम पे मैं हर महीने 7 फिगर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अर्न करती रहती हूँ। मेरे पापा जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में हैं, उनसे मैं अप्रॉक्सीमेटली 9-10 गुना ज़्यादा अर्न कर रही हूँ इसी महीने। मैं 21 साल की हूँ। सो इसके लिए मैंने बहुत चीज़ें जो हैं वो सेक्रीफाइस भी की हैं। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके कोई भी आपके ड्रीम्स हैं, कुछ भी आपको अचीव करना है, अगर आपका दिमाग 1% भी बोल रहा है ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो ट्रस्ट मी आप कर सकते हो और आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक पाएगी। एक बार बैठ के सोचो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मुझे करना है। ऐसा नहीं हो कि आधे लोग क्या करेंगे कि नहीं मुझे तो ये करना है तो मैं ये अपना मेन जॉब छोड़ के यही करना स्टार्ट करूंगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेना लाइफ में। मैं अभी भी अपनी एमबीबीएस कर रही हूँ, आगे भी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कंटिन्यू रखूंगी। तो हर कोई साथ में जितने भी रिस्क लेता है साथ में, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। तो ऐसा ना हो कि मेन चीज को छोड़ के और अपन साइड में स्टार्ट कर दिया कि नहीं मेरे को तो यही करना है, मेरा तो यही पैशन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो चीजें मत करना। आए हैं यार तो लेके जाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मतलब मुझे ये पर्सनली लगता है कि जब हम किसी चीज को लिख देते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब खुद के ही दिमाग में आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आए हैं तो लेके